तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा है नॉनस्ट, हीट थ्योरम, आइसोथर्म। ठीक है, तो नॉनस्ट का हीट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ा और हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। तो जनरली वो हीट कैपेसिटी के बारे में दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे या फिर परम ताप पे, जहाँ पे हम जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री केल्विन पर एक आइडियल क्रिस्टल या परफेक्टली क्रिस्टल की जो हीट कैपेसिटी होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, ये हमने नॉनस्ट थ्योरम में पढ़ा है। ठीक है, तो दरअसल इसी थ्योरम को ही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहा गया है ना, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जनरली मतलब मेनली एंट्रोपी को लेके समझाया गया। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो आप हीट कैपेसिटी से उसको कोरिलेट कर सकते हो। ये जो टॉपिक है पूरा समझने वाला है और कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो मैं बस यहाँ पे उसको इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट जैसे ये था ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आइडियल क्रिस्टल की जो हीट कैपेसिटी थी 0 थी, तो हम उस आइडियल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी की जगह पे क्या कर सकते हैं, हम एंट्रोपी का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो बन जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आइडियल क्रिस्टल या परफेक्टली क्रिस्टल की एंट्रोपी जो है उसका मान 0 हो जाता है। अब इसको स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करेंगे कैसे होगा। पहला चीज़ ये तो स्पष्ट है कि टेम्परेचर समानुपाती होता है एंट्रोपी के। अच्छा, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी जो होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, जैसे सॉलिड है वो पूरा कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, लिक्विड क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, एक फिक्स शेप में होगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब इसकी एंट्रोपी सबसे कम है। सबसे कम क्या है, ये अनअरेंज है ना, मतलब ये मतलब अच्छे से अरेंज है, कह सकते हो। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस की मॉलिक्यूल की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इसमें फ्रीडमनेस कुछ ज़्यादा ही होता है। ये भी फ्रीडमनेस को ही बताता है, रैंडमनेस को ही बताता है, कितना मुक्त है, कितना रैंडम है। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे सॉलिड को गर्म करने से हो सकता है वो पिघल जाए लिक्विड में, लिक्विड को और गर्म करें तो वो भाप में या वाष्प में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए बर्फ है, बर्फ को टेम्परेचर देंगे तो पानी बनेगा, पानी को टेम्परेचर देंगे तो भाप बनेगा। ठीक है, ये तो स्पष्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, एंट्रोपी में इंक्रीजनेस होता है ना। टेम्परेचर आपको मालूम है, एंट्रोपी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टेम्परेचर को एकदम कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 0 डिग्री केल्विन कर दिया जाए, 273 डिग्री सेल्सियस, है ना, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन क्या हो गया, 0 डिग्री केल्विन पे एंट्रोपी का क्या स्थिति होगा, उसी को ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसमें ये बताया गया है कि इसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली इसको अगर हम लिखना चाहें या प्रदर्शित करना चाहें तो क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट कहाँ लेंगे, टेम्परेचर को हम कर देंगे 0 के मतलब 0 केल्विन, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, लिमिटिंग जब हम 0 केल्विन लिमिट लेते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर का लिमिट ले रहे हैं, तो हमको ये एक टर्म मिल गया मैथमेटिकल भाषा में। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको लिख सकते हो, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या परफेक्टली क्रिस्टलाइन मैटर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज 0 ऑफ अट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किसी ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से क्या है, नॉनस्ट हीट थ्योरम पे आधारित है। हालांकि इस लॉ को जो है सबसे पहले प्लैंक ने दिया था, बाद में इसको लुईस और रेडॉल ने मॉडिफाई किया, है ना, एक्सटेंड या मॉडिफाई किया। इसको और हम कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं,
अर्नस्ट के हीट के साथ में, हीट थ्योरम के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोरिलेट किया है कि अर्नस्ट का जो हीट थ्योरम था वो क्या था, लिमिटिंग 0 केल्विन पे, टेम्परेचर 0 केल्विन पे हीट कैपेसिटी क्या था, 0 था। अब हीट कैपेसिटी में यहाँ डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा मतलब परिवर्तन, हीट कैपेसिटी में चेंजेस की बात किया जा रहा था यहाँ पे। डेल्टा मतलब क्या होगा, डेल्टा सीपी मतलब क्या होगा, सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा सीपी इज इक्वल टू सीपी प्रोडक्ट माइनस सीपी रिएक्टेंट, या फिर सीपी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल। तो इनका वैल्यू का मान क्या आएगा, 0 आएगा इस नियम के अनुसार। तो हमने यहाँ पे 0 रखा, मतलब दोनों में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब सीपी का वैल्यू होता है एन, ये यहाँ पे डेल एच, एंथैल्पी, एंथैल्पी साथ में कोरिलेट करते हैं, डेल एच होगा यहाँ पे। डेल एच की जो वैल्यू होगी एन सी पी डेल टी के बराबर होगा। अगर डेल एच एंथैल्पी को हम टी से टेम्परेचर से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है क्या आपका, डेल एच को टेम्परेचर से डिवाइड कर दें, यहाँ पे दिख रहा होगा डेल एच की वैल्यू ये है एन सी पी इंटू डेल टी, है ना। ये क्या क्या कहलाएगा, एंथैल्पी कहलाएगा। मतलब एन तो क्या हो गया, नंबर हो गया, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सी पी हीट कैपेसिटी इंटू डेल टी टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर जो है बढ़ाया जा रहा है, छोटा टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर घटाया जा रहा है, जो भी है बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, तो उससे क्या निकलता है, उसकी एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी निकलती है। और एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या डिफरेंस है, एंथैल्पी को जब हम टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका एंट्रोपी बन जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस। तो डेल एच की जगह पे ये भी रखा जा सकता है, सी पी डेल टी। ये आपका एंट्रोपी, ये जो फॉर्मूला था वो क्लासियस के अनुसार था। ये भी आपने अगर क्लासियस का थ्योरम आपने देखा होगा तो फिर ये जरूर पढ़ा होगा, डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई ये वाली, ठीक है, सी पी डेल टी अपॉन टी। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि अर्नस्ट का जो हीट थ्योरम था वो कहीं ना कहीं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अर्नस्ट का हीट थ्योरम ही एक तरीके से कहा जाए तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दर्जा दिया गया है। अब हीट कैपेसिटी परम ताप पे 0 होता है तो एंट्रोपी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये स्पष्ट हो गया यहाँ पे। अगला जो है यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं। एंट्रोपी मैंने यहाँ पे लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस पहले लिखना चाहिए था। अब एप्लीकेशन क्या है, देखो जितने भी स्टेट फंक्शन है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, है ना, या फिर एंट्रोपी हो, या वर्क फंक्शन हो, ठीक है, वर्क फंक्शन हो, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इन सब की वैल्यू जो होता है वो एक स्टेट और दूसरे स्टेट पे डिपेंड करता है, चाहे वो इस रास्ते से जाए या फिर ये वो इस रास्ते से मुड़ते हुए यहाँ पे बने, ठीक है। ये ए है और ये बी है, मान के चलो ये इनिशियल स्टेट ए है, ये फाइनल स्टेट क्या है, बी है। और या तो फिर हम उसको सीधा बनाएं, डायरेक्ट ए से बी बनाएं, या फिर ए से सी बना के बी बनाएं, या फिर ए से डी बना के ई बना के एफ बना के जी बना के क्या बनाएं, बी बनाएं। तो इसमें ए और बी का जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा, एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी होगा या वर्क फंक्शन होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब जो ए का है वो उसी अवस्था में रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधा अगर उसको बना दें तो इसका इंटरनल एनर्जी कुछ अलग होगा, इस रास्ते से बनाए तो इसकी इंटरनल एनर्जी दूसरी होगी, ऐसा नहीं होता। बी का जो इंटरनल एनर्जी है वो वही रहेगा, चाहे उसको किसी भी विधि से क्यों ना बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये केवल अवस्था पे डिपेंड करता है, ए अवस्था बी अवस्था पे डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ में कि वो किधर से बना है, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ क्या होता है कि इनको हम किसी एक फिक्स पॉइंट पे दर्शा नहीं सकते, एक फिक्स पॉइंट पे कि इतना टाइम पे या इस रास्ता में इस पॉइंट पे यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो इसको दर्शा पाना कठिन होता है। लेकिन एकमात्र एंट्रोपी एक ऐसा टर्म है, एंट्रोपी एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार इसको हम क्या कर सकते हैं,
एक स्टेट के मतलब एंट्रोपी को बता सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे एस फाइनल स्टेट है, एस इनिशियल स्टेट है, इजिकल टू क्या होगा डेल एच अपॉन टी। अब डेल एच अपॉन टी की जगह पर डेल एन सी पी डेल टी अपॉन टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब हम इसको लिमिट कर देते हैं कि इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फाइनल इजिकल टू डेल एच अपॉन टी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है फॉर परफेक्ट क्रिस्टल स्टेट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसे पॉसिबल है? देखो अगर ये कोई सिस्टम है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये सब बहुत इजी था, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। मान के चलो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल एक निश्चित पैटर्न में होंगे, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसमें एंट्रोपी आ जाएगी, मतलब इसमें रेंडमनेस आ जाएगा। लेकिन जब हम 0 डिग्री केल्विन कर देते हैं, तो यहाँ से हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही स्टेट होगा, एक ही स्टेट होगा, या फिर एक ही क्या बोलना चाहिए, हाँ एक स्टेट ही कह सकते हो, केवल एक ही स्टेट होगा, और वो होगा क्या, ग्राउंड स्टेट। मतलब यहाँ एक्साइटेड स्टेट की कोई जगह नहीं होगी। ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट एनर्जी वाला स्टेट होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने सबसे न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में मौजूद होते हैं। तो ये सॉलिड क्या होगा, इस तरह से अरेंज्ड होगा। ये कंप्लीटली या कह सकते हो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे इस अवस्था में इसकी एंट्रोपी को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अगर इस अवस्था में कोई परिवर्तन होता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं, ठीक है। अब डेल एच की जगह पे हम रख देते हैं सी पी डेल टी। इसी को निकालने के लिए सीधा सीधा इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन भी करोगे तो वही आएगा, डेल टी माइनस एस टी माइनस एस जीरो। ये जीरो क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ये टी क्या दिखा रहा है, कुछ टी टेम्परेचर में होगा, उसको दिखा रहा है। टी टेम्परेचर वाला एंट्रोपी निकालने के लिए 0 में तो एंट्रोपी का मान क्या है, 0 है, ठीक है। 0 में एंट्रोपी का मान क्या है, 0 ही है, 0 ही है। तो ये हो गया सी पी, जो कि कौन, सी पी हीट कैपेसिटी, इंटीग्रेशन सी पी बाहर निकल जाएगा। 0 से टी करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/T इंटू डेल टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log T, ln T, है ना, नेचुरल log T। नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 सी पी, ln की जगह पे क्या जाएगा, log T, ठीक है। ये किसी, यहाँ पे देखो एस टी केवल बचा है ना। एस टी क्या है, एक सिंगल स्टेट की एंट्रोपी है, ठीक है, एक सिंगल अवस्था, सिंगल स्टेट की एंट्रोपी है। तो इसका एप्लीकेशन यही है कि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से किसी सिंगल स्टेट की एंट्रोपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी दूसरा जो स्टेट फंक्शन नहीं है जिसको कि हम कैलकुलेट कर पाएँ, है ना। स्टेट फंक्शन आपको आना चाहिए। अगर आपको स्टेट फंक्शन ही नहीं मालूम तो फिर आप एंट्रोपी को क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। तो ये तो था आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफ़ी इजी था, बस समझना है। समझ में ना आया होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।